इतिहास को झांक कर देखें तो कई संस्कृतियां पनपी और ध्वस्त भी हुईं। राजा, मंत्री, चोर, सिपाही, डिक्टेटरशिप से लेकर डेमोक्रेसी तक। चाहे रूल करने के सिस्टम को कितना भी क्यों ना बदला गया हो, अमीर गरीब का भेद कभी ख़त्म नहीं हो पाया। इन सभी कल्चर्स में एक बात कॉमन थी, गरीबी। ऐसा क्यों होता है कि समाज के कुछ लोगों के पास बेशुमार दौलत होती है और बाकी की पूरी जनता सिर्फ टुकड़ों पर जिंदा रहती है? क्या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है जो समाज में पैसे के फ्लो को डिफाइन करती है? और कैसे एटम्स के रैंडम मूवमेंट की इक्वेशन सोसाइटी में मनी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन के बराबर है? क्या गरीबी नेचर के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नियम का एक हिस्सा है? और अगर आप गरीब हैं तो क्या गरीबी आपके खून में है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। बास्केटबॉल खेलने से हाइट लंबी हो जाती है या वेट लिफ्टिंग करने से हाइट कम हो जाती है। ये कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो शायद आपने भी अपने बचपन में सुने होंगे। दरअसल समाज में मिसकंसेप्शंस इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को देखकर बनाए जाते हैं, बट रियलिटी तो ये है कि जिस इंसान की नेचुरली हाइट 6 फुट से कम है, उसका इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट जैसे मूवमेंट वही इंसान ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा जिसकी हाइट छोटी होगी, क्योंकि उसको वेट्स को ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उठाना पड़ेगा। जीन्स इस धरती में सक्सेसफुल होने वाले हर इंसान के पीछे की कहानी है। बस उन्होंने अपने जीन्स को पहचाना और उसी फील्ड में जान तोड़ मेहनत करी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में एक एनकोडेड कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जीनोम कहा जाता है, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास किया जाता है। जीन्स डीएनए का वो सेक्शन होता है जो कि प्रोटीन्स के लिए इंस्ट्रक्शन रखता है। प्रोटीन्स एक सिंगल सेल की वर्किंग से लेके किसी ऑर्गेनिज्म के शेप तक को डिफाइन करते हैं। तो यही वो इन्फॉर्मेशन है जो डिफाइन करती है कि हाथी मोटा होगा और हिरण पतला। किसी भी स्पीशीज़ के अंदर हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए बहुत सिमिलर होता है। धरती पे पाए जाने वाले हर इंसान का डीएनए 99% से ज़्यादा सेम है, पर उस 1% के छोटे से फ्रैक्शन में आया चेंज धरती पे मौजूद इन 700 करोड़ लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सन 2001 में ह्यूमन जीनोम को डिकोड किया गया, जिसमें ये पता चला कि किसी इंसान के इंडिविजुअल जीन और कॉमन सेंस, एम्बिशन और सच्ची लगन जैसी खूबियों में एक डायरेक्ट रिलेशन है। इस इन्फॉर्मेशन से ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा इंसान फ्यूचर में डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा और कौन सा इंसान डेफिनेटली फेल, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा इंसान फ्यूचर में जाके पैसा कमाएगा और कौन सा गरीब रह जाएगा। तो क्या अमीरी या गरीबी हमारे खून में होती है? इतनी जल्दी किसी रिजल्ट पे आना सही नहीं है। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एरिक टरखाइमर ने इस चीज़ का पता लगाने के लिए एक रिसर्च शुरू करी। आइडेंटिकल ट्विन्स एक दूसरे से 100% जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उन्होंने अमेरिका के कुछ आइडेंटिकल ट्विन्स के डीएनए सैंपल्स को इकट्ठा किया जो कि अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते थे। इस स्टडी में आईक्यू को बेसलाइन माना गया, जिससे कोई बच्चा फ्यूचर में अमीर होगा या गरीब ये डिफाइन किया जाने वाला था, क्योंकि कई रिसर्चेस में पता लगा है कि जिस इंसान का आईक्यू ज़्यादा होता है वो अक्सर ज़िंदगी में ज़्यादा अमीर बन पाता है। इस स्टडी में 3 ऐसी कैटेगरी के बच्चों को स्टडी किया गया जिनके जीन्स बहुत ही अच्छे थे। पहली कैटेगरी बहुत ही अमीर ख़ानदान से आती थी, दूसरी कैटेगरी बहुत गरीब और तीसरी थी मिडिल क्लास। स्टडी में पता लगा कि अमीर ख़ानदान के बच्चे ने अपने जीन्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से किया और उसके अच्छे जीन्स उसके लिए एक्सपोनेंशियली प्रॉफिटेबल साबित हुए। मिडिल क्लास का बच्चा अपने जीन्स का इस्तेमाल कुछ खासा अच्छी तरीके से नहीं कर पाया। वहीं जो बच्चा बहुत ही कमज़ोर आर्थिक परिस्थितियों से आता था वो अपने जीन्स का इस्तेमाल कर ही नहीं पाया। इसके शानदार जीन्स होने के बावजूद भी इसके जीवन पर उनका कोई इफेक्ट नहीं था। ये स्टडी कोई 1-2 दिन की नहीं बल्कि 20 सालों की थी, जिसमें किसी बच्चे को 5 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक स्टडी किया गया। कुछ और रिसर्चेस में ये भी देखा गया कि किसी इंसान की इकोनॉमिक डेस्टिनी 12 साल की उम्र में तय हो जाती है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जब गरीबी उसके दिमाग पर इम्पैक्ट डालती है। इतने स्ट्रॉन्ग या वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने की वजह से दोनों बच्चों का ज़िंदगी में स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अलग है। जिस बच्चे का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है वो 12 साल की उम्र में स्टार्टअप करने का सोचेगा, क्योंकि इस उम्र में फेल होने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत वीक है वो इस उम्र में पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसे रोज़ी रोटी कमानी है। पेंसिल्वेनियन यूनिवर्सिटी की सेंटर ऑफ न्यूरोसाइंस एंड सोसाइटी की फाउंडर और डायरेक्टर मार्था फेरा ने एक स्टडी कंडक्ट करवाई, जिसमें उन्होंने ये देखा कि अमीर और गरीब बच्चों के दिमाग में फिजिकल डिफरेंसेस भी डेवलप हो जाते हैं। जो बच्चे एक्सट्रीमली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं उनके दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस का डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है,
ये हिस्सा हमें चीज़ों को याद करने, नई चीज़ें सीखने और स्ट्रेस रेगुलेशन का काम करता है। इसकी वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी सिकुड़ जाता है, जो कि मेमोरी, परसेप्शन और मोटर कंट्रोल को कोऑर्डिनेट करता है। रिच बच्चों का कॉर्टेक्स मोटा होता है, पर यह डिफरेंस जन्म के वक्त नहीं होता। ये फैमिली बैकग्राउंड और परवरिश से होता है, क्योंकि गरीब घर के बच्चों को कम मेंटल स्टिमुलेशन मिलता है और अमीर घर के ज़्यादा। जिस तरह आप जिम में जाकर मेहनत करते हैं तो आपकी मसल्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मसल में क्रैक्स और क्रैम्प्स आते हैं जिसकी वजह से मसल डेवलपमेंट होता है। उसी तरह हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए इसे कंटिन्यूस मेंटल स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम स्कूल्स जाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा किसी कुंफू मास्टर के घर पैदा होता है और दूसरा एक ऑफिस वर्कर के घर। जो बच्चा कुंफू मास्टर के घर पैदा हुआ है वो अपने आप ही 12 साल की उम्र तक आते आते कुंफू सीख जाएगा। वहीं ऑफिस में काम करने वाले बंदे का बेटा अपने पापा को देखकर चिप्स खाएगा, मोबाइल चलाएगा और 12 साल तक मोटापे का शिकार हो जाएगा। बचपन से 12 साल तक हमारी दिमाग और बॉडी मैक्सिमम डेवलपमेंट के फेज में होते हैं। इसमें आपकी बॉडी की जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करवा दी जाए, आगे आने वाली लाइफ में आप उतना ही फिट रहेंगे, और आपके दिमाग की जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करवा दी जाए, आगे आने वाली लाइफ में आपका दिमाग भी उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। एक बच्चे का पिता दिन रात स्टॉक मार्केट की बातें करता है और ये बच्चा 5 साल की उम्र से वो सारी चीज़ें सुनता आ रहा है और उसे सीखने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरे बच्चे के पिता को सिर्फ पंचर सुधारते आता है। पंचर सुधारने जैसा सिंपल काम कोई बच्चा एक दिन में सीख सकता है और उसके बाद इसके दिमाग का मेंटल स्टिमुलेशन रुक जाएगा। पर क्या गरीबी या अमीरी से फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंडेंट होती है? जी नहीं। ज्योग्राफी का भी इसमें एक अहम रोल है। आज से 2000 साल पहले अगर आपको अमीर बनना था तो आपको रोम जाना होगा, लास्ट सेंचुरी में अमेरिका, और आज शायद इंडिया या चाइना। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च कंडक्ट करी जिसमें उन्होंने अलग अलग देशों की हिस्ट्री और उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी किया। इस स्टडी से ये पता चला कि किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब किसी भी देश में कितने प्रकार के अलग अलग लोग रहते हैं। इस स्टडी से पता लगाया गया कि जिस भी देश की जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो रहेगा और वो देश बहुत गरीब होगा। किसी भी देश की इकोनॉमी में इनइक्वालिटी का 1/6 पार्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी पर डिपेंडेंट होता है, जो कि एक बहुत ह्यूज पोर्शन है। मतलब अगर आप इंडिया जैसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी ज़्यादा ही रहेगी। वहीं अगर आप पाकिस्तान जैसे देश में रह रहे हैं जहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हाई रहेगी। क्रिकेट बैट का एक बेस्ट पोर्शन होता है जिसमें बॉल टच होने पर बाउंड्री जाती है। अगर बॉल बैट के कुछ ज़्यादा ही ऊपर या ज़्यादा ही नीचे वाले पोर्शन में टच होती है तो बैट्समैन के आउट होने के हाई चांसेस हैं। इसी तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी का भी एक स्वीट स्पॉट होता है। जैसे यूरोप और अमेरिका में मैक्सिमम क्रिश्चियंस सेम जेनेटिक बैकग्राउंड से आते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी से गरीबी का रिलेशन की वजह है हमारा एवोल्यूशन। हम खुद से ज़्यादा डाइवर्स स्पीशीज़ से इंटरेक्शन करने में हिचकिचाते हैं, जिसकी वजह से जो नेशन ज़्यादा जेनेटिकली डाइवर्स होता है, फॉर एग्जांपल कॉन्गो, यहाँ लोगों का आपस में इंटरेक्शन कम होता है, जिसकी वजह से इन्वेंशन, रिसर्च और सिविलाइजेशन की ग्रोथ भी कम रहती है। कॉन्गो में पिछले 50,000 साल से एथनिक ग्रुप्स डिवाइड होते जा रहे हैं, जो कि कंटिन्यूस सिविल वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पोलैंड जैसे देश में एक ही कम्युनिटी, एक ही विचारधारा है, जिसकी वजह से यहाँ पर नए लोगों, थॉट्स और आइडियाज़ को कम जगह मिलती है और सिविलाइजेशन की ग्रोथ भी कम रहती है। इतिहास को स्टडी करने में तो ऐसा ही लगता है कि पावर और पैसा हमेशा हाथ बदल लिया करते हैं, पर सोसाइटी में अमीर और गरीब का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। हज़ारों शासन करने वाले और शासन करने के तरीके बदले गए, पर अमीर गरीब का भेद हमेशा से कांस्टेंट ही रहा है। तो क्या गरीबी फिजिक्स का एक नियम है? 19वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूल्स के रैंडम मूवमेंट की एक इक्वेशन ढूंढ निकाली। इससे पहले ऐसा कर पाना असंभव माना जाता था। अब कुछ फिजिसिस्ट वॉल स्ट्रीट में मनी के मूवमेंट की इक्वेशन ढूंढने में लगे हैं। अगर ऐसी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन ढूंढ निकाली जाती है तो किसी भी इंसान का अमीर होना बस चुटकियों का खेल होगा। पर इस इक्वेशन को ढूंढने में एक प्रॉब्लम है। एक मॉलिक्यूल फिजिक्स का जो नियम फॉलो करता है, दूसरा मॉलिक्यूल भी उसी नियम को फॉलो करता है, पर अमीर इंसान कई ऐसे नियमों को फॉलो नहीं करते जिनको गरीब करता है। दरअसल इकोनॉमो फिजिसिस्ट की रिसर्च स्टडीज से पता चला है कि दुनिया में 2 प्रकार की इकोनॉमीज़ होती हैं, एक अमीर लोगों के लिए और एक गरीब लोगों के लिए। ये 2 अलग अलग दुनिया हैं। यहाँ पर सिर्फ अपर क्लास और लोअर क्लास होते हैं और कोई मिडिल क्लास नहीं होता। दुनिया की टॉप 3% की अपर क्लास आबादी, वहीं नीचे की 97% की लोअर क्लास आबादी। ये ऊपर की 3% की आबादी उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो दुनिया के टॉप अमीर लोगों में आते हैं। ये आसमान में उड़ रहे किसी पंछी की तरह होते हैं, जैसे आसमान में रहने के लिए कंटिन्यूसली अपने पंख चलाते रहना पड़ेगा। पर बाकी की 97% आबादी समुद्र के नीचे रह रही उस मछली की तरह है जो चाहकर भी आसमान में नहीं जा सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ये समुद्र की सतह तक आ सकती है। दुनिया में 1,500 ऐसे लोग हैं जो कि मल्टी बिलियनर हैं और 200 करोड़ लोग ऐसे जिनकी एक दिन की कमाई 150 रुपये से भी कम है। अगर दुनिया की टोटल वेल्थ 100 रुपये है
तो उसमें से 50% आबादी के पास सिर्फ 10 रुपये है। ऊपर की 50% आबादी को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसमें से 47% आबादी के पास 21 रुपये हैं और 3% आबादी के पास 69। समाज में जब पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया गया तो इसका ग्राफ बिल्कुल वैसा ही आया जैसा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है। ये किसी भी सिस्टम में हीट बढ़ने पर मॉलिक्यूल्स के मोमेंट को दर्शाता है। जैसे किसी पतीले में खोलते पानी के मॉलिक्यूल्स की 2 स्टेट्स होती हैं, एक मॉलिक्यूल जो अभी भी पानी का हिस्सा है और दूसरा जो भाप बन चुका है। इस बात को समझना ज़रूरी है कि भाप केवल वही मॉलिक्यूल बन सकता है जो पहले से पानी की सतह पर था। जो मॉलिक्यूल पतीले के सरफेस पे था उसे पहले ऊपर आना पड़ेगा, पर इस बीच किसी ने गैस ही बंद कर दी तो गैस स्टोव में गैस का बंद होना समय में होने वाले अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस का इस धरती पे आना। ऐसे केसेस में जो मॉलिक्यूल बड़ी मुश्किल से सतह पर पहुंचने वाला था वो वापस से पतीले के सरफेस तक पहुंच जाता है, पर जिस मॉलिक्यूल ने पानी की सतह को छोड़ दिया वो भाप बन के एटमॉस्फेयर में मिल चुका है। ये थर्मल इकोनॉमी से सुपर थर्मल इकोनॉमी में जा चुका है। ये इंसान परमानेंटली रईस हो चुका है। जो इंसान अपनी पैदाइश के वक्त रईस होता है उसके लिए सुपर थर्मल इकोनॉमी में जाना बहुत आसान है, क्योंकि इसके जीवन में कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट भी होता है तब तक ये परमानेंटली रईस हो चुका होगा, जैसे गैस स्टोव का बंद होना। पर जो भी इंसान थर्मल से सुपर थर्मल इकोनॉमी में जाने की कोशिश करता है, एक भी अनफॉर्चुनेट इवेंट इसे वैसा करने से रोक देगा। अब जो इंसान ऊपर की 3% आबादी में आ चुका है उसका हाल बिल्कुल उस मॉलिक्यूल की तरह है जो पतीले को छोड़ चुका है। इसका पैसा कमाने की कोई सीमा नहीं, क्योंकि इसके लिए सोर्स ऑफ हीट सिर्फ गैस स्टोव नहीं है, अब वो एटमॉस्फेयर है। कि मॉलिक्यूल गैस स्टोव मतलब जीवन में होने वाले किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट से इंडिपेंडेंट है, और अब ये अफराद कितना भी पैसा कमा सकता है। वहीं एक मध्यम वर्गीय या गरीब व्यक्ति वाटर के सरफेस तक आने के लिए ज़िंदगी भर गैस स्टोव पे डिपेंडेंट रहता है, जो कि बार बार बंद और चालू होता रहता है, जिसकी वजह से कभी भी वाटर के सरफेस पे नहीं आ पाता। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे दुनिया के सभी लोग अमीर हो सकें? इजराइल देश की स्टडी करने से हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं। 1948 में ये देश आज़ाद हुआ। यहाँ पर किसी के पास खासा पैसा नहीं था। बहुत लड़ाई और जद्दोजहद के बाद इस देश का निर्माण हुआ था। पर 40 साल के इस अंतराल में इजराइल के अंदर लोगों के बीच इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के जैसा हो गया। ये इस बात को जस्टिफाई करता है कि ये मैटर नहीं करता कोई देश कितना मेहनती है या फिर उसमें सत्ता किस सरकार की है। आप भले ही एक माइंडलेस एटम ना होकर एक सोचने समझने वाले इंसान हो, पर बड़े सिस्टम्स का एक अलग ही लॉजिक होता है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल की औकात एटम से ज़्यादा नहीं होती। किसी भी सोसाइटी में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अमीरी और गरीबी को तो जन्म देगा ही, बिकॉज ये फिज़िक्स का एक नियम है। जिस प्रकार से खींचा हुआ एक रबर बैंड अपने ओरिजिनल स्टेट में लौटना चाहता है, उसी तरीके से पैसे की इक्वालिटी फिज़िक्स के लिए एक अनस्टेबल स्टेट है, जिस वजह से फिज़िक्स इसे वापस एक ऐसी स्टेट में शिफ्ट कर देती है जहाँ पर समाज का कुछ पोर्शन बेहद अमीर और बाकी पोर्शन बेहद गरीब होता है। दुनिया के टॉप 85 रईस लोगों के पास जितना पैसा है उतना नीचे के 350 करोड़ लोगों का मिला के भी नहीं है, क्योंकि ये इकोनॉमो फिज़िक्स का एक नियम है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर के लोग लालची ही हैं और वो अपना पैसा दान नहीं करते। अगर ऊपर के लोग अपनी पूरी संपत्ति नीचे वाले लोगों को दे भी दें तो ये इस पूरे पैसे को नष्ट कर देंगे, क्योंकि ये नालायक लोग हैं। अगर आपको रईस बनना है तो आपको पैसा नहीं बल्कि पैसा कमाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिससे आप नीचे की आबादी से उठकर ऊपर के लोगों में अपनी जगह बना पाएँ। और ऐसा करने के लिए आपको अपने जीन्स को पहचानना होगा। हाइट अच्छी है तो बास्केटबॉल खेलें, बिल्ट अच्छी है तो पावर लिफ्टिंग में जाएँ। अगर आप अपने स्कूल के क्लासरूम में कंसिस्टेंटली बचपन से लेकर बड़े होते तक टॉप 5 या 10 लोगों में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो अच्छा यही रहेगा कि पढ़ाई को कोने में रख के अपना दूसरा पैशन डिस्कवर करें जो आपके जीन से सपोर्टेड हो, क्योंकि पढ़ लिख कर भी आपका कुछ होना नहीं है, और हो भी गया तो आप ज़िंदगी भर उस मध्यम वर्ग के साइकिल में फंस जाएंगे जिसमें आपके माँ बाप फंसे थे। मेरी बात भले ही आपको डिमोटिवेटिंग लग रही हो, और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में पैशन को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, पर कुछ लोगों ने प्रूव किया है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, साइड हसल करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वीडियो का कंक्लूजन ये कि गरीबी जेनेटिक नहीं होती है, पर हमारी परिस्थितियाँ हमें ऐसे सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम उस खौलते पानी के पतीले को कभी छोड़ ही नहीं पाते। भाप बनकर आसमान में उड़ने का डिसीजन बहुत ही रिस्की और कठिन लगता है, पर सेल्फ मेड मैन बनने का आनंद ही अलग है। और आज इंटरनेट के ज़माने में तो ये बहाना भी काम नहीं करता, क्योंकि चाहे आप कितनी भी बेकार सराउंडिंग्स में क्यों ना पैदा हुए हों, आज आप इंटरनेट में दुनिया के बड़े से बड़े इंसान की बातें सुन सकते हैं और अपने दिमाग का डेवलपमेंट उस तरीके से कर सकते हैं। आप दिन भर में जैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही होती जाती है। तो क्यों ना यूट्यूब पर मेरे साथ समय बिताया जाए। उसके लिए बस इस लाल सब्सक्राइब के बटन को हिट करना होगा और घंटा बजाते ही अगले हफ्ते मैं आपकी मोबाइल की खिड़की में। तो अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है और आप पढ़ाई लिखाई में नालायक हैं और माँ बाप ऐसा करने नहीं दे रहे, तो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। और आपको क्या लगता है, क्या पॉवर्टी जेनेटिक होती है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और क्वालिटी टाइम पास करना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंटेलेक्चुअल।